जिंदगी की नई पाठशाला। सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं के हिंदी विषय के पहला अध्याय दूध का दाम पढ़ेंगे, जिसके लेखक है प्रेमचंद। तो सबसे पहले हम प्रेमचंद का जीवन के बारे में जानेंगे। इनका मूल नाम है दनपत राय। इनका जन्म सन 1880 में लम्ही गांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनकी प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सब क्या है? उपन्यास है। सोजी वतन, मानसरोवर, आठ खंड में, गुप्तधन, ये सब क्या है? कहानी संग्रह है। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये सब नाटक है। कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये क्या है? निबंध संग्रह है। प्रेमचंद का निधन सन 1936 ईस्वी में हुआ। तो आइए बच्चों, हम उनके साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जानते हैं। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन बहुत ही गरीबी में, अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए इन्हें नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण इन्हें अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद प्रेमचंद ने लेखन का कार्य नहीं छोड़ा और ये लगातार लिखते रहे। इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था, जो प्रेमचंद जी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। प्रेमचंद की पत्नी का नाम शिवरानी देवी था, जो अपने पति के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेती थी। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष ही उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण भी है। वस्तुतः प्रेमचंद ही ऐसे पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित ना रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी यानी कि हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा है। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे टाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका प्रारंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास भी किया है। पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की थी। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों का अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और
पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियां ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में भी वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियां इसके सुंदर उदाहरण हैं। बच्चों, ये रहा लेखक का परिचय। अब हम कहानी शुरू करते हैं, दूध का दाम। ये कहानी जो है धर्म आधारित, जाति आधारित भेदभाव, छूआछूत पर प्रेमचंद ने ये कहानी धर्म, जाति, भेदभाव और छूआछूत पर कटाक्ष करते हुए लिखा है। तब हम कहानी शुरू करते हैं। आजकल बड़े बड़े शहरों में दाइयाँ, नर्सें और लेडी डॉक्टर सभी हैं, लेकिन देहातों के जच्चे कानों में अभी तक बंगिनों का ही प्रभुत्व है और निकट भविष्य में भी इसमें कोई तब्दीली होने की आशा नहीं है। बाबू महेश नाथ अपने गांव के जमींदार थे। वे शिक्षित थे और जच्चे कानों में सुधार की आवश्यकता को भी मानते थे, लेकिन इसमें जो बाधाएं थी उन पर वे कैसे विजय पाते। कोई नर्स देहात में आने को राजी ही ना होती थी, और अगर कोई राजी होती भी थी तो कोई नर्स देहात में आने पर राजी ना होती थी, और बहुत कहने सुनने से भी अगर राजी भी हुई तो इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगती कि बाबू साहब को सिर झुकाकर वहां से चले आना पड़ता। लेडी डॉक्टर के पास जाने की तो उनकी हिम्मत ही ना होती। उसकी फीस पूरी करने के लिए शायद बाबू साहब को अपनी आधी जायदाद बेचनी पड़ती। इसलिए उनकी 3 कन्याओं के बाद जब यह चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गूदड़ था और वही गूदड़ की बहू, अर्थात बाबू महेश नाथ अपने गांव में अच्छा अस्पताल चाहते थे। अस्पताल में नर्सें, डॉक्टर सभी हो ये चाहते थे, लेकिन बाबू महेश नाथ जब भी प्रयास करते थे कि गांव में अच्छी नर्सें आए, डॉक्टर आए, लेडी डॉक्टर आए, तब उनकी आशाओं पर पूरी तरह से पानी फिर जाता था, क्योंकि नर्सें जो हैं गांव में आने को तैयार नहीं होती थी और बहुत ज़्यादा फीस मांगती थी, और लेडी डॉक्टर के पास जाना तो और भी उनके खर्चे को और बढ़ा देते थे। कोई नर्स गांव में आने को तैयार नहीं होती थी, और आने को तैयार भी होती थी तो भारी भरकम रकम मांगती थी जमींदार से, और या डॉक्टर तो आने के लिए राजी ही नहीं होती थी, क्योंकि डॉक्टरों का जो है फीस चुकाते चुकाते हो सकता है जमींदार का जो है आधी जायदाद भी बिक जाए। इसीलिए तक हार करके वो अपने गांव में डॉक्टर और नर्सों को नहीं ला पाए, और गांव वालों को जो है गांव में जो दाइयाँ होती है उन पर ही निर्भर रहना पड़ता था। खास करके जब महिलाएं गर्भवती होती थी तो सारी जो जिम्मेदारी किनकी होती थी, दाइयों पर होती थी। जमींदार की 3 बेटियां थी पहले से, और उनके यहाँ चौथा जो है बच्चा होने वाला था, और महेश नाथ को मजबूरी में जो है बच्चे अक्सर रात में ही होते थे। एक दिन आधी रात के समय चपरासी ने गूदड़ के द्वार पर ऐसी हाँक लगाई थी कि पास पड़ोस में भी जाग पड़ गई। वो लड़की ना थी जो वह मेरी आवाज से पुकारता। बच्चे जो है अक्सर रात में ही पैदा होते थे, और जमींदार के यहाँ बच्चा होने वाला था तो जमींदार ने अपने चपरासी को गूदड़ के यहाँ भेज दिया कि दाई को बुला लाए, और दाई के घर जाकर के चपरासी जो जो से दरवाजा खटखटाता है, और आस पड़ोस के सभी लोग आवाज सुन करके जाग जाते हैं, और अब की बार जमींदार के यहाँ लड़का होता है। गूदड़ के घर तो लड़के होने के शुभ अवसर के लिए महीनों से तैयारी चल रही थी। यह भय था कि फिर से बेटी ना हो जाए, नहीं तो फिर वही बंधा बंधाया 1 रुपया और 1 साड़ी ही मिलकर रह जाएगी। इस विषय में पति पत्नी में कितनी ही बार झगड़ा हो चुका था, उनमें शर्त लग चुकी थी
स्त्री कहती थी, अगर अब की बेटा ना हो तो मैं मुंह ना दिखाऊंगी। हाँ हाँ, मैं मुंह ना दिखाऊं, ये सारे लक्षण बेटे के ही हैं। और गूदड़ ऐसा कहता था, तुम देख लेना, अब भी बेटी होगी और बीच के बेटी ही होगी। बेटा निकले तो अपनी मुंह चे मुंडा लूं। शायद गूदड़ यह समझता था कि इस तरह से अपनी स्त्री में पुत्र की कामना को बलवान करके वह बेटी की आवाई के लिए रास्ता साफ कर रहा था। जितनी खुशी जमींदार के घर में नहीं हुई थी बेटे के जन्म के बाद, उतनी खुशी गूदड़ के घर में यानी बंगिन के घर में उतनी खुशी हो रही थी। और दोनों पति पत्नी में शर्त लगी थी कि अब की जमींदार के यहाँ बेटा ही होगा। बूंगी बोली, अब मूछ मुंडाले दाढ़ी जार, मैं कहती थी अब की बार बेटा होगा। मेरी सुनता ही ना था, अपनी ही रट लगाए जाता था। मैं आप ही तेरी मूछ मुंडूंगी, खूंटी तक तो रखूंगी ही नहीं। गूदड़ ने कहा, अच्छा मूंड लेना बली मानस, मूछे क्या पीसे ना निकलेंगी। देखती हूँ निकलती है कि नहीं, गूंगी बोली। तीसरे दिन में देख लेना फिर की, तीसरे दिन में देख लेना मूछे पीसे जैसे कि तैसी उसी तरह उगाएंगी। गूंगी ने उसे अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बालक गूदड़ के सुपुर्द करते हुए जमींदार के घर चली गई। और गूदड़ ने पीछे से आवाज लगाई, मुझे भी तो बधाई देने जाना है, तब इसे कौन संभालेगा। गूंगी ने दूर से ही कहा, इसे वही धरती पर सुला देना, मैं आके इसे दूध पिला जाऊंगी। तो यहाँ बंगिन और उसके पति की बातचीत हो रही है और बातचीत में वो कह रहे हैं कि जमींदार के यहाँ जो है उन्हें जाना है, क्योंकि जमींदार के यहाँ बेटा हुआ है अब की बार, उन्हें इसके लिए जो है अच्छा पैसे मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे। और इसके लिए बूंगी जो है अपने 3 महीने के छोटे से बच्चे को घर में छोड़ करके चली जाती है और अपने पति से कहती है कि आप बच्चे को देखते रहिए। जब उसका पति कहता है कि मुझे भी तो जमींदार के यहाँ जाना है बधाई देने के लिए, तो उसकी पत्नी कहती है कि बच्चे को वहीं जमीन पे सुला देना और मैं आके इसे दूध पिला जाऊंगी। महेशनाथ के यहाँ पर अब बूंगी की खूब खातिरदारियां होने लगी थी। उसे सवेरा हरीरा मिलता, दोपहर को पूरियां और हलवा, तीसरे पहर को पीसे और रात को फिर, और साथ ही गूदड़ को भी भरपूर परोसा हुआ मिलता था। बूंगी अपने बच्चे को दिन रात में 1-2 बार से ज्यादा दूध न पिला सकती थी। उसके लिए ऊपर के दूध का प्रबंध किया गया था। बूंगी का दूध तो बाबू साहब यानी कि जमींदार का बेटा ही पी जाता था और यही सिलसिला 12वें दिन भी चलता रहा। मालकिन मोटी ताजी थी, पर अब की कुछ ऐसा संयोग हुआ था कि उन्हें दूध हुआ ही नहीं। तीनों लड़कियों की बात तो इतने इफरात से दूध होता था कि लड़कियों को बदहजमी हो जाती थी। अब की एक बूंद भी नहीं था। बूंगी दाई भी थी और दूध पिलाई भी थी। अब बूंगी की खातिरदारी जो है जमींदार के घर पे बहुत होने लगी थी, क्योंकि बूंगी ही जो है जमींदार के बेटे को पाल रही थी, अपना दूध पिला रही थी, इसलिए उसकी खातिरदारी बहुत हो रही थी। उसे सवेरा जो है अच्छा खाने को मिलता, दोपहर को भी मिलता, रात को भी मिलता, यहाँ तक कि उसके पति को भी अच्छे अच्छे खाने जो है जमींदार के घर से ही दिया जाता था। और इस बीच में बूंगी जो है अपने छोटे बच्चे को पूरी तरह से जो है भूलने लगी थी। बूंगी जो है दाई का काम भी करती थी और साफ सफाई का भी काम करती थी और साथ में जमींदार के बेटे को दूध पिलाने का भी काम करती थी। मालकिन कहती थी, बूंगी तू हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तू जिएगी बेटी ही खाती रहना, 5 बीघे माफी में दिलवा दूंगी, तेरे नाती पोते तक चैन से रहेंगे।
और बूंगी का लाडला ऊपर का दूध हजम ना कर सकने के कारण बार बार उल्टी करता था और दिन पर दिन दुबला होता जाता था। बूंगी कहती, बहू जी मुंडन में चूड़े लूंगी, मैं कह देती हूँ। बहू जी उत्तर देती, हाँ हाँ चूड़े ले लेना भाई, दमकाती किस लिए है? चांदी के चूड़े लेगी या सोने के? वह बहू जी, चांदी के चूड़े पहन के मैं किसे मुंह दिखाऊंगी और इससे किसकी हंसी होगी? अच्छा सोने के ले लेना भाई, कह तो दिया तुमने। अरे वाह, मैं तो कंटा भी लूंगी चौधरी के लिए, गुदड़ के लिए, उसके हाथों के लिए, वह भी ले लेना, भगवान वह दिन तो दिखाए। गर्मी मालकिन के बाद बूंगी का ही राज्य था। महरिया, महाराजिन, नौकर चाकर सभी उसका रोब मानते थे। यहाँ तक कि खुद बहूजी भी उससे दब जाती थी। एक बार तो उसने जमींदार को भी डांट दिया था, लेकिन जमींदार ने उसे हंसकर टाल दिया था। अब जो है बूंगी की खातिरदारी बहुत होने लगी थी जमींदार के घर में। यहाँ तक कि जमींदार के घर में सब उसका कहना मानते थे। यहाँ तक कि जमींदार की जो पत्नी है, जो मालकिन है, वो भी उसका कहना मानती थी। जो बूंगी कहती थी उसकी फरमाइश पूरी की जाती थी। अब मुंडन में जो है बूंगी जो है जमींदार की पत्नी से सोने के चूड़े मांगती है और अपने पति के लिए भी मांगती है, जिसे जो है जमींदार की पत्नी आसानी से मान जाती है। जमींदार के घर में बूंगी का सभी रोब मानते थे। यहाँ तक कि नौकर चाकर भी उसका रोब मानते थे और यहाँ तक कि जमींदार खुद जो है उसकी बातों को हंसकर टाल देते थे। बूंगी का शासन काल साल भर से अधिक न चल सका। देवताओं ने बालक के बंगिन का दूध पीने पर आपत्ति की थी। मोटेराम शास्त्री तो उन्हें प्रायश्चित का प्रस्ताव कर बैठे। उसका दूध तो चुरा दिया गया, लेकिन प्रायश्चित की बात तो हंसी में उड़ गई थी। महेशनाथ ने पटकार कर कहा, प्रायश्चित की तुमने खूब कही शास्त्री जी, कल तक उसी बंगिन का खून पीकर पला है, क्या अब उसमें चुत घुस गई? वह रे आपका दर्द। बूंगी जमींदार की यहाँ साल भर तक रही, लेकिन उसके बाद गांव के लोगों ने जो है इसका विरोध किया कि आपके यहाँ जो है बूंगी रह रही है और बूंगी का दूध आप अपने बच्चे को पिला रहे हैं और इसका आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। लोगों की बातें सुन करके जमींदार जो है उसे हंसी में उड़ा देते हैं और कहते हैं, प्रायश्चित? किस बात की प्रायश्चित? महेशनाथ ने पटकार कर कहा, प्रायश्चित कि तुमने तो खूब बात कही शास्त्री जी, कल तक जो है मेरा बच्चा जो है उसी बंगिन का दूध पी रहा था, अब क्या वो उसका दम जो है खराब हो गया? वह रे आपका दर्द। उसके बाद जो है शास्त्री जी अपनी सिका पटक कर बोले थे, यह सत्य है कि वह कल तक बंगिन का रक्त पीकर पला है, मांस खाकर पला है। यह भी सत्य है, लेकिन कल की बात कल थी और आज की बात आज। जगन्नाथपुरी में तो छूत अछूत सब एक पंगत में ही खाते हैं, पर यहाँ तो वे नहीं खा पाते। बीमारी में तो हम भी कपड़े पहने ही खा लेते हैं, खिचड़ी तक भी खा लेते हैं बाबूजी, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो हमें नेम का पालन करना ही पड़ता है। अब धर्म की बात तो न्यारी ही है। महेशनाथ को पंडित जी समझाते हैं, शास्त्री जी समझाते हैं और कहते हैं, भले ही आपके बच्चे ने कल तक जो है एक बंगिन का दूध पिया था, लेकिन आज तो आप उसे छुड़ा ही सकते हैं। यहाँ तक कि जगन्नाथपुरी में भी सब जो है सभी जाति के लोग जो है एक ही पंगत में बैठ कर खाते हैं, लेकिन बीमार होने पर तो हम वही कपड़ा पहन के खाते हैं और खिचड़ी तक खा लेते हैं बाबूजी, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो हमें नियम धर्म का पालन करना ही पड़ता है। और आपकी धर्म की बात तो न्यारी ही है, सबसे अलग ही है। तो इसका यह अर्थ है कि धर्म बदलता ही रहता है। अभी कुछ
तो कभी कुछ। क्या राज और क्या, राजा का धर्म अलग तो प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग तो गरीब का धर्म अलग। राजे महाराजे जो चाहे वो खाए, जिसके साथ खाए, चाहे जिसके साथ शादी ब्याह करे, उनके लिए कोई बंधन नहीं होता। समर्थ पुरुष से बंधन तो मरने वालों के लिए है। और इसके बाद बंगिन को जमींदार के घर से निकाल दिया गया और साथ में उसे दान दक्षिणा भी दी गई। वह अकेले उसे नहीं ले जा सकती, उसे साथ में सोने के चूड़े भी दिए गए, एक जोड़ी नहीं 2 जोड़े दिए गए और साड़ियां भी उसे खूब दी गई। और जमींदार के घर से निकलने के बाद बंगिन ने अपना घर संभाला, लेकिन तब तक जो है काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि जमींदार के यहाँ रहते हुए जो है वो अपने बेटे को पूरी तरह से भूल सी गई थी, उसका ध्यान नहीं रख पाती थी। इसके चलते उसका बेटा जो है कुपोषण का शिकार हो गया और इसी साल गांव में प्लेग की बीमारी फैल जाती है, जिसमें बंगिन के पति की मौत हो जाती है। अब बूंगी अकेले रह गई थी और अकेले ही उसने पूरा घर संभाला हुआ था और वही जो है घर के बाहर काम करने निकलती थी और अपने बच्चे का ख्याल भी रखती थी। उसके बच्चे का नाम सुरेश था। मैं जिंदगी की नई पाठशाला, मैं जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।